क्लास में तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। 1-2 महीने बाद तुम्हारा जेई का एग्ज़ाम है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज वीबीटी, है ना। देखो, वीबीटी की दुनिया जो है ना, ये बहुत हानिकारक दुनिया है। हानिकारक क्यों है कि जो एक्चुअल वीबीटी है उसको पढ़ाना, उसको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हुए हम लोग जो है पढ़ेंगे। मुश्किल टास्क का मतलब ये है कि आपके लेवल पर, क्योंकि आपने ईएसआर नहीं पढ़ा, एनएमआर नहीं पढ़ा, एक्सरे डाइफ्रैक्शन नहीं पढ़ा, तो अब मैं उसको हायर केमिस्ट्री को डायरेक्ट शब्दों में नहीं पिरो सकता, ठीक है। उसके लिए कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर पेपर में जो वीबीटी से सवाल आएगा, क्या हम लोग सॉल्व कर देंगे? 110%। सर किस लेवल का सवाल? आज जेईई एडवांस तक का सवाल, राइट। बस आप लोग भरोसा करके सर की कुछ बातों को सीखने की कोशिश करो, और ऐसा मानकर चलो कि जो आज की क्लास में 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सीधा आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। बस आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चलो भाई, वीबीटी में कभी भी थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं आता, जो भी आता है वो सीधा होता है, आपको दिखाई देता है। पोस्टुलेट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। चलिए ऑल सेट। आइए भाई, इधर आइए सभी। सबसे पहले वीबीटी का जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है कि सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल for accepting lone pair from various type of the ligands forming coordinate bond between the vacant orbital of the central atom while overlapping with the fully filled orbital of the ligand। कितनी सिंपल सी बात बताइए। नहीं, इन्होंने बोला है कि जो मेटल होते हैं, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो लिगेंड होते हैं इनके पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो बॉन्ड जो बनेगा, जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है, उन्हीं के बीच में तो बनेगा। और ये बॉन्ड क्योंकि डोनेशन बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ एटम है, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है मेरी बात? पहली जो पोस्टुलेट है वो शब्दों में आप लोग धीरे धीरे समझ लीजिए। दूसरा, नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएंगे कि कितने लिगेंड आएंगे। सही बात है ना, कितने हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास प्रेजेंट हैं, ताकि हमें पता लगे कि कितने लिगेंट बॉन्ड बनाएंगे। और जितने लिगेंट बॉन्ड बनाते हैं उसी का नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेटल के अराउंड कितने लिगेंट आ रहे हैं, यही क्या है बेटा जी? एक टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं। नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। या मैं बोलूँ दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करेगा कि मेटल के पास कितने ऑर्बिटल वेकेंट हैं और लिगेंट कितने हैं डोनेट करने के लिए, राइट। चलो जी, ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों पॉइंट महा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात मुझे यहाँ पर आप लोगों को सिखानी है, इधर आएंगे सभी। मैं इसको यहाँ पर ना यहीं कह देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर फर्दर प्रॉब्लम ना हो भाई सभी बच्चों को। इधर सुनो भाई, एक्चुअल ना CFT से मैं कुछ उठा रहा हूँ, इससे आगे वाली जो थ्योरी है उससे कुछ मैं एक बात उठा रहा हूँ। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से मैं एक बात उठा रहा हूँ कि एक टर्म यूज होती थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक टर्म यूज होती है कौन सी? वीक फील्ड लिगेंड। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं, उन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग पहले इसको देखें भाई, बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें। देखो, ये जो टर्म है CFSE, इसमें जो काम की बात है वो क्या है? मैंने आपको बोला आप ऐसे याद करो, आई ब्रो से जल। ये सेजल नहीं है भाई, ठीक है। ये क्या है? आई ब्रो से जल, राइट। नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई। ये एक्चुअल में लिगेंट के फील्ड का ऑर्डर है। क्या है ये बेटा? लिगेंट के फील्ड का ऑर्डर है, राइट।
क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला आप लोगों से याद करने का तरीका, आई ब्रो से जल। क्या बोला? आई ब्रो से जल नहीं है इनमें से कोई, राइट? इस तरीके से आप लोग इसको लर्न करेंगे। अब सर इस तरीके से आप लर्न करा रहे हो, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है। जो ये 3 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, होते बहुत सारे हैं, सीएफटी में हम लोग कवर करेंगे, अभी काम के लिए हमारा ये काम चला देगा। इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। कैसे हैं ये? वीक फील्ड लिगेंड है, जिनकी सीएफएससी वैल्यू क्या होती है बेटा जी? कम होती है, उनको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड। ये जो एलिमेंट है या ये जो लिगेंड है, इनको मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट? और ये दोनों जो होते हैं टेक्निकली, इनको मैं न्यूट्रल ही कैटेगरी में ही रखता हूँ। और न्यूट्रल में भी अमोनिया एक ऐसा लिगेंड है, अगर ये किसी ऐसे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +3 है, और यहाँ पर अमोनिया लगा हो किसी X कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, तो प्यारे बच्चों इस केस में जो अमोनिया है वो वीक नहीं रहता, क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मैंने आप लोगों से कहा कि लिगेंड फील्ड थ्योरी सीएफटी के अंदर हम लोग सीएफएससी के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के आधार पर कुछ लिगेंड को सेग्रीगेट करते हैं, जिनमें से याद करने का तरीका है आई ब्रो से जल नहीं है इनमें से कोई। अब इसमें इनिशियली वाले वीक फील्ड, लास्ट वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड और बीच वाले दो क्या है बेटा? न्यूट्रल है। जो अमोनिया है अगर ऐसे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, तो उस केस में हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कंसिडर करेंगे। चलो सर, बात आपकी समझ में आ ही गई है। अब बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मैं गेम शुरू करने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे सवाल इसमें डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, देखिए मैं जान पा रहा हूँ कि इतनी सुबह सुबह मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, आधे बच्चे तो बिल्कुल नींद में होंगे, कुछ सपनों में होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा जाग जाओ, ठीक है ना? ये वीबीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लीजिए, आपका सपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जेई में आने वाला ये 4 नंबर का सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बताओ सर, सपना बड़ी चीज़ है? नहीं, सपना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। ऐसी नहीं है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब भूल जाओ उसको, अब सुबह हो चुकी है, ठीक है ना? अब प्रॉपर तरीके से आंखें खोल लीजिए, अब प्रॉपर तरीके से खोल लीजिए और ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करिए। इधर आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या नाम है? अन्य थोड़ा इधर हो के बैठ, या तू इधर हो जा, थोड़ा सा इधर हो जा थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 3 प्रकार की ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो लेट आ रहा है, लेट आने के बाद डिस्टर्ब करने के लिए बोला सर गुड मॉर्निंग, मतलब मैं जग चुका हूँ सर, है ना? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो यार तुम हम लोगों को। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बोला असली डिस्टर्ब तो सर आप ही कर रहे हो। चला, एसी ऑन कर लो, एसी चलने दो, पंखा बंद रहने दो। सुनो, इधर आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं sp3, सही है ना? नो डाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में भी कुछ होता होगा, sp3 में भी होता होगा, sp2, 4 में भी होता होगा। 4 जो है वो थोड़ा डाइवर्स है, उसको हम लोग सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको मैं बोलता हूँ टेट्राहाइड्रल। इसका एक और पार्ट है dsp2 भी हो सकती है, और इसका एक और पार्ट है जिसको मैं बोलता हूँ d3s। इसको नहीं पढ़ाती दुनिया भाई, सवाल आ जाते हैं इससे। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 देन देयर आर 3 टाइप ऑफ द ज्योमेट्री। सीबीएसई में आप लोगों से केवल ये पूछेंगे और ये पूछेंगे, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे, लेकिन एंट्रेंस में ऐसा देखा गया है, d3s से भी सवाल आया है। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो यहाँ पर 3 टाइप की ज्योमेट्री बनती है। एक का नाम है टेट्राहाइड्रल, दूसरे का नाम है
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर प्लेनर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D3S, राइट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, फील करने की कोशिश करें आप लोग। sp3 जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, टेट्राहाइड्रल बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर ये s ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने बोला ns। p के तीनों ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है, p के अंदर 3 बॉक्स होते हैं ना, तो तीनों ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैंने बोला np3। आगे बात समझ में। जबकि dsp2 के अंदर एक तो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट, और d कौन सा, अंदर वाला n, और अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक होता है अल्टीमेट, एक होता है पेन अल्टीमेट, और पेन अल्टीमेट के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, n-1, याद आ रहा है। तो अंदर वाला अगर d यूज हुआ है तो ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगा, n-1। अब जो समझदार बच्चे हैं ना, वो ये गेम सीखते हैं कि n-1 d तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उस d में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग पे जाना पड़ेगा। अब केमिकल बॉन्डिंग कहती है कि अगर एक d इन्वॉल्व हुआ है तो उस केस में यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो dx² y² की होगी। आगे बात समझ में। तो dx² y², यहाँ पर अगला SNS है, और ये NPX है, NPY है। बोलो गेम समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। अब आप लोगों ने ऑब्वियसली बनाई हुई है कभी जीवन में। अगला देखें तो अगला है मेरे पास D3S। अब D3S में 3 d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, और एक किसका ऑर्बिटल है, s का। चलो देख लेते हैं। सर यहाँ पर dxy, और d ऑब्वियसली अंदर का d है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, पेनल्टीमेट, n-1 dxy, n-1 dyz, n-1 dzx, और फिर ns। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। यहाँ तक पहला फाउंडेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर, कि हम लोगों को बेसिकली इनमें करना क्या होता है। अब एक बात और बतानी है, ये जनरली उन मेटल में पाया जाता है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेटा, जीरो, मतलब D0, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D इज 0। तो ऐसे मेटल, या ऐसे मेटल विद देयर पर्टिकुलर लिगेंड और द एलिमेंट, जो D की नेट वैल्यू है इन D ऑर्बिटल, वो 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। बोलो गेम समझ में आया। ऐसे केसेस में D3S कॉन्फ़िगरेशन देखे जाते हैं। चलो भाई मान लेते हैं कि ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई। चलो सर, यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बात भी है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल्स ऑफ D3S। बाकी ये दोनों तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट इस पर सवाल कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन D3S इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, या मैं बोलूँ D3S ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। ध्यान से देखो, आप याद करें VO4 3-, आप देखेंगे यहाँ पर वेनेडियम की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, यानी कि वेनेडियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो, +7 है तो मतलब 0। सर यहाँ पर तो नहीं है सर +7, उसके बाद भी ये 0 हो रहा है, तो ये आप लोगों का एक एक्सेप्शन पार्ट है। कभी जीवन में समय मिलेगा तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखें, MnO4 नेगेटिव एंड MnO4 नेगेटिव बोथ कैन शो D3S इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ का सेंस ये है कि जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि D0, अब यहाँ पर D0 नहीं है, उसके बावजूद भी ये कंपाउंड D3S को फॉलो करता है। मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर का एक छोटी सी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, ये गेम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बोलो गेम समझ में आ गया। चलो, अब इतनी बातें हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत जल्दी लाइट की स्पीड से इसको छाप लो, बहुत जल्दी छापो, अदरवाइज समय कम पड़ जाएगा और कंटेंट ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइम आज कम है तो थोड़ा सा इसको खींचने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जो है ये CBSE में नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, केवल 2 ही ज्योमेट्री पढ़नी है। लेकिन क्योंकि हम लोग एंट्रेंस भी फोकस करते हैं तो यहाँ पर आपको फोकस ये भी करना होगा। देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में यहाँ पर 2 ही प्रकार की ज्योमेट्री बन सकती है। पहली है DSP3। अब समझदार बच्चा जानता है अंदर वाला D है तो n-1 D ही होगा, और D में भी कौन सा DZ² होगा, क्लियर। और P3 है तो मतलब आप समझ रहे हो, S तो वही होगा और P के क्या होंगे, 3 होंगे। क्लियर है मेरी बात। चलो सर, बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हो सही होगा। इसके बाद या फिर sp3d। आप लोगों ने ये दोनों ही ज्योमेट्री पढ़ी है TBP शेप में, पढ़ा है? TBP सुना है या नहीं सुना? PCl5 जैसा कुछ देखा हो, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 क्या होते हैं, इक्विटोरियल। अच्छा एक बात पूछूं, ऐसा किताब कहती है कि ये जो है ना, ये एक्सियल वाले बॉन्ड जो है ना, ये सभी लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। ये बात सुना है आप लोगों ने कभी? ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ये तो ये है,
और एक्सियल क्या है, ऊपर नीचे। सुना या नहीं सुना? लेकिन अगर PF5 बन जाए तो ये बॉन्ड सारे बराबर हैं, तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सारे बराबर। फिर से यही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, पर अभी के लिए ऐसा मानकर चलेंगे, अभी के लिए ऐसा मानकर चलेंगे कि हमें अभी इन बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ये NS है, NP3 है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर वाला D है तो ऑब्वियसली ND ही कंसिडर होगा, NDZ² हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? चलो, अब इस केस में एग्जाम्पल आप चाहो तो FeCO5 बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो। एक और ज्योमेट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं sp3d/sp3 और sp3d। सर ये तो सेम ही है, नहीं, ये TBP और ये स्क्वायर पिरामिडल है। एक TBP और एक क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। सर दोनों में अंतर कैसे पता लगेगा? उसमें DZ² यूज हुआ होगा और इसमें DX²Y² यूज हुआ होगा। नहीं बस समझ में, रिश्ता वही, सोच नहीं। इसमें तुम्हें लगेगा कि मानो ये D वही D है, लेकिन ये D वो D नहीं है। आगे बात समझ में? ये कौन सा D है? ये D का दूसरा पार्ट, यानी कि DZ² और दूसरा DX²Y² है। बोलो गेम समझ में आया बेटा? पक्का? तो सर क्या ये लर्न करने पड़ेंगे? हाँ। सर कब तक लर्न करने पड़ेंगे? जब तक पेपर नहीं आ रहा। पेपर के बाद भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हायर केमिस्ट्री कभी जीवन में पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेना। एक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नाम से एक थियरी हुई है, उसने बताया कब जेड आउट होगा, कब जेड इन होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्यों दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा डालूं। अभी के लिए समझो कि स्क्वायर पिरामिडल नाम से अगर कोई ज्योमेट्री है तो उसके अंदर या तो DSP3 होगा और या फिर sp3d होगा। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल के अंदर हमेशा कौन सा जेड इन्वॉल्व होता है? कौन सा DZ², कौन सा DZ²। चलो, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। एक बात यहाँ पर मैंने नोट डालकर आप लोगों के लिए लिखी है, जरा समझे तो पता लगे। इधर आओ। मैंने बोला है कि NiCN5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। NiCN5 -3, इधर देख अनन्या, NiCN5 3- is square pyramidal in nature, but due to the pseudo-Berry rotation it convert into the TBP। एक बार दोबारा सुने, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखने में मानो इसकी जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ उस कैलकुलेशन के आधार पर ये स्क्वायर पिरामिडल ही होता है, और होता भी यही है। लेकिन इसका कुछ पार्ट, या मैं बोलूँ माइनॉरिटी के अंदर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? TBP में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि NiCN5 की ज्योमेट्री TBP होती है। मैं कह रहा हूँ TBP भी शो करता है और स्क्वायर पिरामिडल भी शो करता है, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में मेजर रहता है। आगे बात समझ में? फ्लिपिंग होने की वजह से, और इस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो-बेरी रोटेशन। अब ये बहुत ऊपर का कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए समझे कि बस स्यूडो-बेरी रोटेशन की वजह से ऐसा देखा गया। ठीक है बेटा, बात आगे समझ में? चलो अगली बात सुनो। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो दो ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हो एक ही समय पे, अगली बात समझ में? एक माइनर हो सकता है, एक मेजर हो सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्सिनल, है ना? यही बोलेंगे ना, फ्लक्सिनल स्पीसीज, राइट? फ्लेक्सिनल स्पीसीज बोलना चाहिए वैसे, ठीक है। तो इस टाइप की स्पीसीज को इसके बाद का गेम देखना जरा, इसके बाद का गेम देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो भाई। एक और है अपने पास जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा जी, बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता होगा? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर मेरे पास दो ही ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, है तो ही वैसे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हो गया? ऑक्ट्राइडल। दो ही प्रकार की ज्योमेट्री होती है, एक होती है बेटा D2 sp3 और एक होती होगी क्या? sp3 D2। बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि इसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बताओ जरा, बताओ जरा। क्योंकि अंदर का डी इन्वॉल्व हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते होंगे बताओ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसीलिए इसको कभी कभी हाई स्पिन भी बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते होंगे बताओ जरा?
सर इसको हम लोग लो स्पिन भी बोल देते हैं। एक हो गया हमारे पास हाई स्पिन और एक हो गया हमारे पास लो स्पिन। बोलो गेम समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? तो ये बेसिक डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अंदर वाली जो डी इन्वॉल्व होती है ना, अंदर वाली डी, वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होती है, जबकि बाहर वाली डी कैसे होती है, नॉर्मल जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी प्रेजेंस में होती है। अभी हम लोग जो है ना यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आप लोगों का डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी से इसको हम लोग, यहाँ ये कन्फ्यूजन तो नहीं होगा भाई, देखना आप लोगों को कि D2 है तो डी जेड वाई होगा, जेड स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होंगे ना। क्लियर है ना बात? हाँ या ना भाई? अंदर वाला डी है तो कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, सर इसमें n-1 डी जेड स्क्वायर भी होगा और n-1 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होगा, प्लस इसमें NS होगा प्लस NP3 होगा। गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सेम केस यहाँ पर इसको बाहर लिख दोगे, यहाँ लिखोगे सर ये NS होगा, NP3 होगा, NDZ स्क्वायर होगा प्लस NDX स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। गेम आगे समझ में? चलो बहुत जल्दी से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ध्रुव समझ में? चलिए जी नेक्स्ट देखो, आ जाओ अब इधर आ जाओ भाई, बहुत ध्यान से इधर देखेंगे सभी। देखो दो कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बस उनके बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जाओ, एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4, बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही फेमस सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। और यहां पर लगा देता हूं -2, एक लगा देता हूं मैं यहां पर NiCN4 और यहां पर लगा देता हूं बेटा जी -2। चलो दोनों कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे होंगे। अब जरा इधर सीखने की कोशिश करेंगे। क्या आपको इसको देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? इसका मतलब ये हो गया कि दो ही प्रकार की ज्योमेट्री बन सकती थी, है या ना? या तो ये बनाएगा DSP2 या फिर ये बनाएगा SP3। ये बात सही है? अब इनमें से कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, उसका कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं, उसको एक ही बारे में आप लोग प्लीज़ सीखें, क्योंकि बेहद सिंपल है, मुश्किल बात नहीं है, सीधी सी बात है, एक ही बारी में सीखी जा सकती है। देखो आप सबसे पहला काम करो, इस निकल को देखो, इस निकल के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सर ने कोई ट्रिक बताई थी? सर दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में लगा दो क्या, माइनस। पहले वाले ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज लिख दो, सही है भाई। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है बेटा, जो लीगेंट का चार्ज है, Cl माइनस होता है, 4 लीगेंट है तो कितना हो जाएगा माइनस। सनल इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इसका मतलब निकल की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है बेटा, +2। अब मुझे एक छोटी सी बात बता बस, अगर अकेला निकल होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D8 4s2 होता है या नहीं होता? लेकिन यहाँ अकेला थोड़ी है, यहाँ कौन है, यहाँ Ni+2 है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3D8 4s0। चलो बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं बेटा जी D, यहाँ लिखते हैं इसका S और यहाँ लिखते हैं इसका P। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया? सर ये जो D है ये है n-1D मतलब 3D, ये जो D है ये S है, NS है, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी, NP। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। D के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्योंकि 5 होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुंड्स बाबा 6 7 8 हो गया क्या। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये वैकेंट है सर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये बनाओ सीधा सीधा। चलो सर बन गया। अब मुझे बताओ कितने लीगेंट्स हैं, कितने लीगेंट्स हैं आपके पास? आप बोलेंगे सर 4 हैं, तो मतलब 4 तो हमें ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब ये जो लीगेंट है Cl, इसका नेचर वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है? आप बताओ सर। ये तो वीक फील्ड में आता है। अब वीक फील्ड में है तो यहाँ पर पेयरिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको पेयर कर देगा और D का ऑर्बिटल ले लेगा। यहाँ जो कॉम्प्लेक्सेशन होगी, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो क्या हो जाएगी बेटा जी, ये हो जाएगी S ऑर्बिटल, P और 3 ऑर्बिटल। बोलो हाँ या ना? ऐसा करने से बनने वाला कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा सर। 4 तो ऐसे बना लो, sp3 ऐसे हुए ना सर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे बन जाएंगे और इनके अंदर आ जाएंगे कौन, लीगेंड्स। अब देखो ये क्योंकि केवल और केवल फोटो आयन को बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर काम ये था कि यहाँ पर n-1D के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इतने हैं। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
अगर 2 अनपेयर्ड है तो क्या मैं इसका नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकता हूँ? तो आप क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूला था n+2, याद आ रहा है, और बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती थी, है ना। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये कोई ट्रिक भी सर ने बताई हुई थी किसी ज़माने में, क्या कि जब n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, आई थिंक 2.4 या 2.8 समथिंग आप लोगों का आंसर आएगा, 8 आएगा ना, 2.8 समथिंग यहाँ पर ये आंसर आएगा। क्या गेम समझ में आ गई? जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में चेक कर लो, लगभग उतना ही आंसर है। और ऑप्शन भी आपको ऐसे नहीं दिया होगा कि 2.8 दे दो 2.4 दे दे, वो 2.4 देगा, 2.8 देगा या फिर 1.8 देगा। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन गिवन होंगे। क्या ये गेम समझ में आ गया? इस पूरे कॉम्प्लेक्स से आपको क्या क्या बात समझ में आती है अनन्या? सबसे पहली बात, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। दूसरी बात, ये स्पीसीज कैसी है, आप बोलेंगे सर टेट्राइडल। तीसरी बात, इसके केस में क्या ये पैरामैग्नेटिक है, आप बोलेंगे बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जो जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं दे विल शो कलर। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? ये चारों बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई। और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा जी? ये सर आ जाएगा 2.8 समथिंग BM। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉम्प्लेक्स को देखकर मिल जानी चाहिए थी। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए NiCN4 2-, NiCN4 2-। इधर देखेंगे रुपिन, मुझे बता सबसे पहला काम क्या होता था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट में क्या लगाना होगा? माइनस। पहले ऊपर वाला चार्ज कितना आ जाएगा जी? -2। Cn माइनस होता है -4। ये पिक्चर फिर से क्या आ गई? +2। इसका मतलब यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ ये डायरेक्ट में, इसलिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अब D मैंने बना दिया बेटा जी n-1d। यहाँ 5 ऑर्बिटल हैं, यहाँ 1 ऑर्बिटल है, और यहाँ पर P के 3 ऑर्बिटल है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? अब मुझे बताइए, क्या ये n-1d है यानी कि 3d है, क्या ये 4s है, और क्या ये 4p है? अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन भरना चाहूँ 8, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या मैं इलेक्ट्रॉन 8 भर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? ऐसा करने से मेरे पास 2 ही अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर यहाँ पर 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्षितिज, तो बहुत ध्यान से देख बेटा, 2 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास लीगेंट कैसा है? कैसा लीगेंट है? Cn नेगेटिव। सर Cn जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। मान लो बस में आप जा रहे हो, और मान लो वो हरियाणा रोडवेज है, ठीक है, 2 सीटर है, और जो है एक कमज़ोर आदमी बैठा है, दूसरा भी कमज़ोर, मतलब पतला पतले 2 लोग बैठे हुए, और एक थोड़ा हैवी सा आदमी आ जाए, पावरफुल टाइप का, क्या बोलेगा? थोड़ा पीछे हटो, हटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। मान लो हम जैसा कमज़ोर आदमी अगर कोई बैठा हुआ है और गरीब भी है, तो आप क्या करोगे? मतलब समझ रहे, भावना को समझो, केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अभी क्या होगा? बेसिकली हटना पड़ेगा या नहीं पड़ना पड़ेगा? बताओ। इसका मतलब ये होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग कैन बी पॉसिबल। पेयरिंग हो सकती है, ऑर्बिटल कैन पेयर। अब क्योंकि ये एक पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये इसके, क्योंकि इसको एक ऑर्बिटल चाहिए, तो अभी क्या काम करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के बोलेगा चलो भाई पेयर हो जाओ, तो ये पेयरिंग करने लगेगा। और अगर ये पेयरिंग करने लगेगा तो क्या आप लोग ये बात सर की मानोगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखाई देंगे फिर, और यहाँ S ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ P ऐसा दिखाई देगा। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर पॉसिबिलिटी है D के इलेक्ट्रॉन की, तो क्यों ना हाइब्रिडाइजेशन D से ही लिखी जाए। D एक S का और 2 P के, तो बनने वाला कंपोजिशन या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। क्या इसी का नाम आप लोगों ने स्क्वायर प्लेनर बोला था? बोलो भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास D के अंदर 4 ही ऑर्बिटल रह गए, और उनमें भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन सज गए, और यहाँ से मेरे पास, क्योंकि लीगेंट 4 हैं इसलिए इसको ऐसे बना दो। सर हम ना ये बना नहीं पाते, छोड़ो, काम की बात बस ये है। बताओ जरा इस पूरे कॉम्प्लेक्स से क्या क्या बात आपके दिमाग में आती है? सर सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स sp3d2 है। दूसरी बात, सर इस कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये डायामैग्नेटिक है, और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो गेम क्लियर है कि नहीं क्लियर?
और आप इसको लिख सकते हो कि सर ये DsP2 है इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक डेटा समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दुख दर्द तो नहीं है भाई किसी बच्चे को? पक्का? तो ये ज्ञान आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब दोनों कॉम्प्लेक्सेस को एक बार बहुत ध्यान से देखो। इधर देख भाई लक्ष्य, दोनों कॉम्प्लेक्सेस को एक बार बहुत ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ अगर NiCl4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, लेकिन NiCN है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? DsP2। और उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है, वीक फील्ड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होती, इसलिए वहाँ अनपेड नंबर भी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, कलर कंपाउंड भी बनेगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, जबकि यहाँ पर यही इसके अपोजिशन में डायामैग्नेटिक, कलरलेस, हाइब्रिडाइजेशन अलग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। बताओ जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्रिश, क्षितिज, वानी, बता बेटा। चलो जी नेक्स्ट देखो, इधर आ जाओ। एक कॉम्प्लेक्स और है, कहो तो पढ़ा दें, तुम नहीं भी कहोगे तो भी पढ़ाएंगे, इससे बढ़िया है कह ही दो। चलो इधर आ जाओ। ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग प्लीज़। इसको बाद में पढ़ाऊँ अभी पढ़ाऊँ? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा दूँ? क्या कहते हो? 6 पढ़ा देता हूँ पहले, है ना? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा देना चाहिए। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें भाई। सभी बच्चे इधर आएंगे, सभी बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। ये देखो कितना सिंपल सा सवाल सर पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला एक है Fe, क्या है ये? Fe। और यहाँ लगा लेते हैं Fe, इसको ले लेते हैं FeCN6, FeCN6, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ -4, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ ले लेते हैं FeCl6 -4। थोड़ा भावनाओं को आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोनों तरीके से सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले ब्रैकेट में ये वाला चार्ज यानी कि -4 और दूसरे ब्रैकेट में लिगेंड का चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -6। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 दिखाई दे रही है आप सभी को भी? इसका मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये बात सही है भाई? आयरन कौन सी स्टेट में है? +2। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 3d6 क्या कितना होता था? 2। और इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब डी के अंदर, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे मुझे? 1 2 3 4 5 और 6 अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। एस बिल्कुल खाली है और पी भी इसका क्या है बेटा जी? खाली है। आओ ज़रा सीखें प्यारे बच्चों, मुझे बताइए क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है या फिर वीक फील्ड लिगेंट है? आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो पेयरिंग हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो पेयरिंग हो सकती है। तो पेयरिंग कैसे होगी देखो जरा, पेयरिंग कैसे होगी भाई? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कैसे होती है देखिए। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इधर, हो गई पेयरिंग। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ जाएगा? इधर, क्योंकि यार ये D2sp3 बनेगा, डी के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 में 2 ही ज्योमेट्री बन सकती है, या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखिए भैया। जिन बच्चों को क्लास में नींद आ रही है एक बार अपने एम को सोचो, आंख बंद करनी है तो एम को सोचो जरा कि जो तुमने मेडिकल का, एम्स का पढ़ने का, IIT का जो शौक पाला है दिमाग में, वो इस नींद से बढ़कर है क्या, या नींद उससे बढ़कर है क्या? तो अपने दिमाग में सोचो और फिर देखो, आंखें खोलो, समझ में आएगा कि नींद की कोई औकात नहीं है उसके सामने। देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पर इसको पेयर कराता हूं तो ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा? ये कंपाउंड मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? देख के बताओ जरा। S तो खाली है ही और P भी क्या है? पहले से ही खाली था। अब बताइए जरा कि ये D था 3D, ये 4S है, और ये कौन सा S है, कौन सा P है? 4P है। आप मुझे देखकर बताइए बस कि इसके अंदर मुझे अगर 6 लिगेंड बिठाने हो तो क्या 2 D के खाली हैं या नहीं खाली? D2sp3, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आपकी D2sp3 होगी? और ऐसा करने से 6 ऑर्बिटल तो अलग बना दो जिनमें आप लोग लिगेंड लगाने वाले हो।
क्रॉस क्रॉस का मतलब है लिगेंड का पेयर। यहाँ पर बचे हुए 3 ऑर्बिटल हैं। अब इन 3 ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं बेटा बताओ? 6। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये स्पीशीज डायामैग्नेटिक हो गया। बाकी पूरा अगर मैं लिखूंगा तो सर ये D2sp3 है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ऑक्ट्राइडल है, लेकिन सर ये लो स्पिन है। और सर मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है, कौन सा वो बोलते थे हम लोग इसको, एक तो लो स्पिन हो गया, नहीं एक लो स्पिन हाई स्पिन हो गया, एक और कॉम्प्लेक्स बोलते थे, कुछ लिखवाया था आप लोगों को। हाँ ये एक होता आउटर, एक होता इनर, ये इनर है ना, हाँ है ना भाई, अंदर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है ना बेटा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सिस है। और इसका अंदर इस पूरे कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बता? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हैं तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा नेट? सर ये भी कितना रहेगा, √n+2, यानी कि पिक्चर यहाँ फिर से क्या आ जाएगी, 0 बोर मैग्नेटॉन। मतलब यही कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यही कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाइए। इसमें देखिए ये Fe(CN6), Fe(CN6), इधर आओ भाई सभी। मुझे बस इतनी सी बात बता दो, फिर से यहाँ पर ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये -4, ये -6, अगेन +2, मतलब भावनाओं को समझ जाओगे कि Fe+2 है। मतलब ये भी आप लोग समझ जाओगे कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 3d6 4s 0 हो जाएगा। आप ना कॉम्प्लेक्स को बना के देख लीजिए, अच्छा है, वरना तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स को बनाओगे तो 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक से कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होती है। ट्रिक क्या थी? ट्रिक तो ये थी सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा डायामैग्नेटिक D2sp3। तो ये बात समझ में, ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहीं में FeCN6 -3 ले लूँ ना ऊपर, -3, तो इस केस के अंदर आयरन आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर ये 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे तो फिर भी एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। नहीं ये बात समझ में, पेयरिंग के बाद भी एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब ये भले ही D2sp3 है, लेकिन उसके बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होगा। आगे गेम समझ में? चलो, ये 3d है, 4s है, 4p है। आप मुझे बताइए एक छोटी सी बात, कि इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हो 6, तो कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है? सर ये तो वीक फील्ड है, और वीक फील्ड है तो इसको पेयरिंग कराने का कोई हक नहीं है। पेयरिंग कौन कराएगा? पेयरिंग तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड कराएंगे। तो सर ये S का लेंगे, P का लेंगे, और बाहर रखा हुआ है कौन? D ऑर्बिटल, तो बाहर वाला D भी ले लेंगे, 2 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये बन जाएगा sp3d2, और ये कुछ बनेगा जो बनेगा, और यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। और मुझसे कोई स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर पूछता है नेट, तो मैं बताऊंगा n+2 bm से आंसर निकाल लेना। मुझे तो ट्रिक पता है, 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये sp3d2 है, इसलिए ये हायर स्पिन है, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या गेम समझ में आ गया नहीं आ गया वीबीटी का? ईमानदारी से बताओ, क्या ये गेम समझ में आया वीबीटी का? बताए भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताएं। ईशान बताओ बेटा, वानी, ईशान, ये डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? यहाँ तो कोई दुख दर्द तो नहीं होना चाहिए भाई। महा बेसिक टाइप से चीज़ें जो है मैंने आप लोगों की कवर करी है। क्लियर? डन? एक बात और पढ़ लो, एक बात और पढ़ लीजिए, जिसके लिए हम लोग जो है जाने जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, पढ़ो उसको, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। एक कॉम्प्लेक्स और है अपने पास, जिसका नाम है कॉपर का कॉम्प्लेक्स। बड़ा ही फेमस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसको और सीख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको और सीख लीजिए। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो ले लीजिए भाई। चलिए डन। सर पेपर में कैसे सवाल आता है? पेपर में तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा सवाल लिख रखा है, FeCN6 4- इज डायामैग्नेटिक बट FeCl6 4- इज पैरामैग्नेटिक। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयर कर देगा, नो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए डाया। वीक फील्ड पेयर नहीं कर पाता, 4 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरा। कोई पूछेगा फलाना इज लोअर स्पिन, फलाना इज हायर स्पिन, अगेन बना दोगे VBT और बता दोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो
तो चलिए इसमें एक और केस है, इस केस को भी समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा Cu अमोनियम कॉम्प्लेक्स, है ना। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको, चार्ज मिलेगा तुम्हें यहाँ पर +2, राइट। ये कॉम्प्लेक्सेशन है, बहुत ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करिए। इसमें थोड़ा सा मिथ है, आप इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते रहिए और सीखने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे। मैंने बोला ये कॉपर है, आपको ध्यान है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोई तरीका सर ने बताया था कि सर बीच में लगा लेना माइनस और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर कितना +2 और ये माइनस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 0। तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2 ओवर देयर। ये तो समझ में आ रहा होगा मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये सर कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। कॉपर का नॉर्मल अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d10 4s1 इनटू द केस ऑफ कॉपर +2। कॉपर +2 के केस में अगर मैं देखता हूं तो डेट विल बिकम इक्वल टू कॉपर 3d9 4s0 3d9 4s0। अगर ये बात सही है कि 3d9 4s0 है तो प्यारे बच्चों इस केस के अंदर मैं इसका ज़रा VBT बना के देखता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। मैंने बोला कि यहाँ पर D में 5 ऑर्बिटल होंगे, सभी को पता है। S में 1 ऑर्बिटल होगा और P में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। ये वही NP है, ये N-1D आप लोग जानते ही हो। चलो लिख ही देते हैं, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। चाहें तो अगला D भी बना सकते हैं। अगला D कौन सा D होगा अगला D सर 4D ही होगा। चलो मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 9। तो हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दूंगा, 9 फिल कर दूंगा, राइट। अगर 9 इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास लिगेंड्स कितने हैं सर, ये क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब या तो ये sp3 होगा या फिर ये dsp2 होगा। तो सर यहाँ तो D में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन को क्या बना दो सर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को बना दो sp3। और ऐसा करते करते आप लोग खुश हो जाओगे, बोलोगे वाह ये तो आंसर हो गया, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी बातें सेम है। लेकिन प्यारे बच्चों जब ESR और एक्सरे से हम लोगों ने देखा तो पता लगा यार ये तो sp3 को फॉलो ही नहीं करता, ये तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करता है। और अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करता है तो फिर कुछ मैनिपुलेशन हुई और मैनिपुलेशन करने के बाद कुछ बातें लोगों से कही गई, वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। एक हगीज रूल आता है, वहाँ पर हम लोग ये बात सीखते हैं कि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रहने दो जैसे हैं, S के अंदर 1 ऑर्बिटल ऐसे ही रहने दो। यहाँ ये P है और इस केस में इस तरीके से मुझे D ऑर्बिटल को भी लिखना चाहिए, मुझे इस केस में D ऑर्बिटल को भी क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर D ऑर्बिटल को लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर D ऑर्बिटल को लिख रहा हूँ तो D ऑर्बिटल का मतलब हो गया, ये मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा 3D, ये लिखा हुआ है 4s, ये लिखा हुआ है 4p और ये लिखा हुआ है 4d। एक्चुअल में जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है ना वो sp3 नहीं आती, वो क्या आती है उसको सीखो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है कि एक जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो S को ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल इसको ऑक्यूपाई करता है, तीसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल इनको ऑक्यूपाई करता है, चौथा जो है ऐसा कहा जाता है कि D का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये PZ में जाके जंप करता है। तो इसका मतलब जो अमोनिया है 4th अमोनिया वो D इसमें चला जाता है 4D के अंदर। तो अगर कोई पूछेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन रही होगी तो आप क्या आंसर देने वाले हैं, आप देने वाले हैं सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन रही होगी S, फिर रही होगी P, फिर रही होगी 2 और फिर लास्ट में आके क्या आ जाएगी D। सर हमने DsP2 तो सुना था, ये sp2d कहाँ से आ गया, बस ये इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो हुई है ये कैसी हुई है, क्या लॉजिक है इसका, इसको प्रॉपर तरीके से समझने की आप लोग कोशिश करें। मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा सवाल है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में CFT के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए।